तो चलो बच्चों, अभी अपन बढ़ते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन एंड इट्स एप्लीकेशन के नेक्स्ट लेक्चर की तरफ, लेक्चर नंबर 12। प्रीवियस क्लास में अपन ने डेफिनेट इंटीग्रेशन का रिडक्शन फार्मूला में एप्लीकेशन देखा था और साथ में अपन ने डेफिनेट इंटीग्रेशन एज अ लिमिट ऑफ सम की थियरी देखी थी। तो अभी अपन उसी के साथ आगे बढ़ते हैं। जो पिछले क्लास में पहले होमवर्क दिया गया था उसको डिस्कस करते हैं। एक्सरसाइज 1 के पार्ट 1 के ई सेक्शन में, एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 का सेक्शन ई, एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 के सेक्शन ई में अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर E3 दिया गया था। E3 देख लेते हैं, रिडक्शन फॉर्मूला के क्वेश्चन से। E3 के पहले में क्या दिया है? E3 के फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया गया है IN इक्वल टू इंटीग्रल 0 से पाई बाय 4 tan का पावर n x dx, बरोबर। अपन को IN और IN-2 में रिलेशन लाना है। IN और IN-2 में रिलेशन कैसे लाएंगे? क्योंकि IN और IN-2 में रिलेशन लाना है तो IN को मैं ऐसे लिख लेता हूं, 0 से पाई बाय 4 tan का पावर nx है, उसको मैं tan का पावर n-2x इंटू tan स्क्वायर x लिख लेता हूं। tan स्क्वायर x को क्या मैं बोलूं? मैं लिख सकता हूं secant स्क्वायर x -1 dx, बरोबर। tan का पावर n को मैंने tan का पावर n-2 इंटू tan स्क्वायर लिख दिया और tan स्क्वायर को sec स्क्वायर x -1 लिख दिया। ये तो आपने इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में भी पढ़ा होगा कि tan की पावर nx का अपन रिडक्शन फॉर्मूला कैसे निकालते हैं। तो बस इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो। मैंने n-2 क्यों लिखा? क्योंकि देखो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो IN-2 बन जाएगा। तो पहला इंटीग्रल आ जाएगा 0 से लेकर के पाई बाय 4 tan का पावर n-2x इंटू secant स्क्वायर x dx माइनस tan का पावर n-2x dx 0 से पाई बाय 4। तो बस ये IN का क्या हो जाएगा? IN-2 हो जाएगा। तो डायरेक्ट लिख दे रहा हूं IN-2। और यार ये वाली चीज तो बड़े आराम से इंटीग्रेट हो जाएगी। अगर tan x को t बोलोगे तो sec स्क्वायर x dx कितना बन जाएगा बेटा? dt बन जाएगा। तो IN-2 को इधर लेके आओ और इसको इंटीग्रेट कर लो तो आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल है। अगला भी देख लेते हैं। अगला बेसिकली वालिस फॉर्मूला के जैसा ही है। IN इक्वल टू इंटीग्रेशन, बस इसमें केवल साइन है, कॉस नहीं है। 0 से पाई बाय 2 साइन का पावर nx हो गया, साइन का पावर nx dx। तो आपको किस में रिलेशन लाना है? IN और IN-2 में लाना है फिर से। तो अब ध्यान रखना, जब अपने पास साइन का पावर nx आता है ना तो इसको ब्रेक करने के लिए अपन क्या करते हैं? अगर आपने दूसरा फंक्शन 1 लिया ना तो आप फंसोगे, क्योंकि क्या है कि आप इसको इंटीग्रेशन में तो ले नहीं सकते, इसको डिफरेंशिएशन में लेना पड़ेगा। दूसरा फंक्शन जब आप 1 लोगे तो वो इंटू एक्स आ जाएगा, तो वो चीज और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, x इंटू समथिंग आ जाएगा। तो ऐसा ना करके अपन क्या करते हैं, इसको दो पार्ट में ब्रेक करते हैं। इसको मैं बोलता हूँ 0 से लेकर के पाई बाय 2, मतलब साइन की पावर n को अपन ब्रेक करते हैं। साइन का पावर n-1x इंटू यहाँ पे आ जाएगा अपने पास साइन x dx। इसको ऐसे लिख लेते हैं। अब इसको फर्स्ट फंक्शन ले लो और इसको सेकंड फंक्शन ले लो, क्योंकि इसको बड़े आराम से आप इंटीग्रेट कर सकते हो। तो आपके पास IN कितना आएगा? IN आएगा। अच्छा, अब आप बोलोगे कि सर IN-2 में करना था तो यहाँ n-2 और स्क्वायर क्यों नहीं लिया? अभी उसके बारे में आपको पता लगेगा जब भी अपन आगे करेंगे। तो IN इक्वल टू आपके पास क्या आएगा? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, तो साइन का पावर n-1x फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, साइन x का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस x और इंटीग्रेशन की लिमिट्स लगेंगी 0 से पाई बाय 2 माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, 0 से पाई बाय 2 तो था, इसका डेरिवेटिव निकालोगे तो क्या आएगा बेटा आपके पास? n-1 इंटू साइन का पावर n-2x और इंटू साइन x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? cos x हो जाएगा, बरोबर। इसके डेरिवेटिव मतलब इसका जब डेरिवेटिव निकालोगे तो अंदर वाले फंक्शन साइन x का डेरिवेटिव cos x होगा। तो ये हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन साइन x है, उसका इंटीग्रेशन माइनस कॉस x है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और एक और कॉस x आ जाएगा, बरोबर। अब आप सोच पा रहे हो कि क्यों अपन ने ये सिंगल फंक्शन लिया, ताकि इधर डायरेक्टली cos स्क्वायर x बन जाए, बरोबर। समझ आ रही है बात? तो अब वो cos स्क्वायर x बन गया तो उसका फायदा क्या होगा? IN इक्वल टू, आप देखो लिमिट्स डालोगे, पाई बाय 2 डालोगे तो cos पाई बाय 2 0 होगा और 0 डालोगे तो साइन 0 0 होगा, तो ये वाली पूरी चीज 0 बन गई। प्लस यहाँ पे n-1 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से लेकर के पाई बाय 2। आपके पास अंदर क्या बचा? साइन का पावर n-2x और यहाँ पे बचा cos स्क्वायर x। अब देखो cos स्क्वायर x नहीं होके अगर उधर 1 होता तो मैं IN-2 लिख पाता साइन का पावर n-2x को। तो सिंपल सा काम क्या करो, cos स्क्वायर x को आप लिख लो 1 माइनस साइन स्क्वायर x और यहाँ पे लिखा हुआ है dx। बस अब आपका काम खत्म हो गया। तो IN इक्वल टू आ जाएगा n-1 टाइम्स
इधर अंदर ब्रैकेट में क्या आएगा, साइन का पावर n-2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो क्या बन जाएगा बेटा, आई n-2 बन जाएगा, माइनस ये जो सेकंड वाला इंटीग्रल बनेगा ये क्या बन जाएगा, सीधे सीधे क्या आप देख पा रहे हो, ये क्या बनेगा, साइन का पावर n-2x इंटू साइन स्क्वायर x, तो ये साइन का पावर nx हो जाएगा, तो ये साइन का पावर nx हो जाएगा, तो अपने पास ये सीधे सीधे क्या बन जाएगा, in बन जाएगा। तो थोड़ा सा रीअरेंज कर लो तो वो रिक्वायर्ड रिडक्शन रिलेशन आ जाएगा आपके पास, ठीक है। चलो और देखो in-2 भी आ चुका है इधर। E4 देख लेते हैं, E4 में आपको सिमिलर तरीके से सोचना है। UN को उन्होंने बोल रखा है इंटीग्रेशन 0 से लेकर के π/2, 0 से लेकर के π/2 x टाइम्स साइन का पावर nx dx, और आपको कुछ वैल्यू पूछ रहा है 100 टाइम्स U10 - 1 अपॉन U8। मैंने आपको बताया था कि ऐसा होता है तो अपन क्या करते हैं, कैसे सोचने की कोशिश करते हैं अपन इन चीजों को, ऊपर U10 है और नीचे U8 है, मतलब अगर 10 को मैं n बोलता हूं तो 8 क्या है, n-2 लिखा है, मतलब मुझे UN और UN-2 में एक रिलेशन लानी है। अब UN-2 कैसे पैदा करें, देखो इसकी बहुत बड़ी हिंट इधर ही है, इधर भी अपने पास साइन का पावर nx आया था, तो साइन की पावर n को अपन ने इस प्रकार से तोड़ा था, यहां पे भी इसी प्रकार से तोड़ेंगे। अब आप बोलोगे सर ये पता कैसे लगा, आप खुद ही सोचो कि अगर साइन की पावर nx को मैं पूरा इंटीग्रेशन में लूंगा तो वो तो फंसेगा, उसका इंटीग्रेशन होगा नहीं, और अगर मैं x को इंटीग्रेशन में लूंगा तो यार इसकी पावर इंक्रीज होते जाएगी, x का x²/2 फिर x³/3, तो वो अपने लिए क्या फायदा होगा, वो फिर से UN के टर्म्स में तो बनेगा नहीं। तो इसीलिए अपन इसको अलग तरीके से तोड़ते हैं, अपन इसमें UN को लिखते हैं, इसको मैं इधर ही लिख देता हूं, इसको अपन कैसे तोड़ेंगे, 0 से लेकर के π/2 x इंटू साइन का पावर n-1x और इंटू एक और साइन x, और इसको लिखते हैं dx। इसको फर्स्ट फंक्शन ले लो, इसको सेकंड ले लो, क्योंकि ये आराम से इंटीग्रेट हो जाएगा। तो आपके पास क्या आएगा, फर्स्ट फंक्शन x साइन का पावर n-1x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड हो जाएगा माइनस कॉस x, इंटीग्रेशन की लिमिट से 0 से लेकर के π/2, बरोबर, माइनस इधर नीचे लिख रहा हूं, माइनस इंटीग्रल 0 से लेकर के π/2 डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, मतलब x इंटू साइन का पावर n-1x का डेरिवेटिव, तो उसमें u इंटू वी रूल लगेगा, x को एज इट इज रखा तो साइन का पावर n-1x का आएगा n-1 इंटू साइन का पावर n-2x, और साइन x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, cos x, फिर प्लस अब मैंने x को एज इट इज रखा था, इसका डेरिवेटिव लिखा था, अब उसको एज इट इज रखूंगा और x का डेरिवेटिव लिखूंगा तो वो 1 आ जाएगा, तो यहां पे आ जाएगा साइन का पावर n-1x सीधे सीधे, बरोबर। ये डिफरेंशिएशन किया इसका, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस कॉस x आएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो cos x dx हो जाएगा, बरोबर है, ठीक है, सबको समझ में आया इतना। अब इसमें अगर लिमिट पुट करेंगे, π/2 पुट करेंगे तो cos π/2 0 हो जाएगा, 0 पुट करोगे तो ये 0 हो जाएगा, मतलब ये वाला पूरा टर्म 0 हो गया। तो UN इक्वल टू सीधे सीधे अपने पास ये बचा, cos x को जरा अंदर मल्टीप्लाई दे दो तो 0 से लेकर के π/2, पहले इंटीग्रल में क्या आएगा, n-1 इंटू x इंटू साइन का पावर n-2x और इंटू क्या आ जाएगा बेटा, cos² x आ जाएगा, बरोबर है। और ये दूसरा इंटीग्रल क्या हो जाएगा, दूसरा इंटीग्रल प्लस इंटीग्रल 0 से लेकर के π/2, 0 से लेकर के π/2 साइन का पावर n-1x और इंटू कॉस x और यहाँ पे dx। इसकी तो कोई चिंता नहीं है, इसकी तो कोई चिंता नहीं है, क्यों, साइन x को t बोलोगे cos x dx dt बन जाएगा, तो ये तो इवेल्युएट हो जाएगा। भाई इसको कैसे इवेल्युएट करोगे, इसको कैसे इवेल्युएट करोगे, इसको इवेल्युएट करना अभी इधर सीखा अपन ने, cos² x को क्या लिख लेंगे अपन, 1 माइनस sin² x लिखेंगे। तो अब आप देखो वो फिर से एक बार UN में कन्वर्ट हो जाएगा और एक बार UN-2 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आपके पास रिक्वायर्ड रिडक्शन रिलेशन आ जाएगा। अगर मैं एक और स्टेप लिख दूं तो UN इक्वल टू n-1 तो है ही, इधर पहला इंटीग्रल क्या आ जाएगा, पहला इंटीग्रल आएगा 0 से लेकर के π/2 x साइन का पावर n-2 x साइन का पावर n-2x dx, ये क्या बन जाएगा, ये UN-2 बन जाएगा, और माइनस पूरी चीज इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी 0 से लेकर के π/2, 0 से लेकर के π/2 x साइन का पावर nx हो जाएगा, x साइन का पावर nx dx हो जाएगा, बरोबर। और इसको इवेल्युएट करके लिख लेना, इसको इवेल्युएट करके लिख लेना। तो अब आप सारे इंटीग्रल्स को इवेल्युएट कर सकते हो, ये आपके लिए UN-2 है, ये आपका UN है, तो अब आपको रिक्वायर्ड रिडक्शन रिलेशन मिलेगी, बस उसमें आपको n को कितना पुट कर देना है, 10, तो आपको रिक्वायर्ड रिलेशन मिल जाएगा U10 और U8 में जो रिलेशन आएगा वो, ठीक है, नोट कर लो। बच्चों आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 2 के डिस्कशन के साथ। एक्सरसाइज 2 के पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 21 एंड 22 दिए थे रिडक्शन रिलेशन के। क्वेश्चन नंबर 22 तो क्लास में करवाया हुआ क्वेश्चन है, U10 + 90 U8 पूछ रहा है, x का पावर n sin x, तो मुझे उम्मीद है सारे बच्चों ने वो वाला क्वेश्चन तो कर ही लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 21 अपन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या दिया हुआ है, i n इक्वल टू उन्होंने डिफाइन कर रखा है 0 से लेकर के 1
x का पावर n tan इनवर्स x dx, ठीक है। और अपन को ये भी बोला गया है कि n नेचुरल नंबर है। अगर सारे ऑप्शन आप ध्यान से देखोगे तो आपको आई एन और आई एन माइनस टू में रिलेशन चाहिए, तो मतलब इसको आई एन और आई एन माइनस टू में कैसे लाया जाए। तो एक काम करते हैं, मैं इंटू वन लिख के dx लिख देता हूँ यहाँ पे। इसको फर्स्ट फंक्शन बोल देते हैं और इसको सेकंड फंक्शन बोल देते हैं। फिर से आप बोलोगे कि सर वन लेना है, ये कैसे पता लगा। तो अगर आप, सिंपल सी बात है, इसको अलग अलग लेके करोगे तो आपको समझ में आएगा कि उससे वो फंस रहा है ना। अगर अलग अलग लेके करे तो अपने पास क्या आएगा, आई एन इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन x का पावर n इंटू tan इनवर्स x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड करेंगे तो x आ जाएगा, 0 से लेकर के 1 लिमिट डालेंगे, माइनस इंटीग्रल 0 से लेकर के 1 डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव अपने पास आएगा x का पावर n को एज इट इज रखा, अगर मैंने x की पावर n को एज इट इज रखा तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव आ जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और प्लस tan इनवर्स x को एज इट इज रखा तो उसका डेरिवेटिव आ जाएगा n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1 इंटू आपके पास आ जाएगा tan इनवर्स x, और साथ में ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड कितना हो जाएगा, x, और यहाँ पे आ जाएगा dx। बरोबर, सिंपल सी बात है। तो इससे फायदा क्या हुआ अपन देखते हैं। सबसे पहले तो इधर 1 डालोगे तो 1 हो गया, ये 1 हो गया। tan इनवर्स 1 लिखोगे तो कितना हो जाएगा, π/4 हो जाएगा, तो ये π/4 आ गया। 0 डालने से तो पूरा 0 होने वाला है। इस सेकंड वाले इंटीग्रल में अपन देखें तो माइनस, ये दो इंटीग्रल में ब्रेक हो रहा है। सबसे पहला इंटीग्रल 0 से लेकर के 1, ये x इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपके पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा x का पावर n प्लस 1 हो जाएगा। क्योंकि देखो नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, तो ये टेक्निक अपन को पता है। अपन इस पहले वाले इंटीग्रल में ऐसे लिख लेते हैं, x का पावर n माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर लिख लेता हूं मैं। मैंने यहां से एक x निकाल दिया तो ये एक्स स्क्वायर बन गया, और नीचे क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये चीज अपन को पता है क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, तो अपन यहाँ पे +1 और -1 करेंगे तो अपना काम आसान हो जाएगा। अब इस चीज की हैबिट पड़ जानी चाहिए आपको। तो ये पहले इंटीग्रल को अपन ने रिजॉल्व किया, माइनस दूसरे इंटीग्रल में क्या होगा, सेकंड इंटीग्रल क्या हो जाएगा, सेकंड इंटीग्रल हो जाएगा n टाइम्स, यहाँ पे हो जाएगा x का पावर n, और यहाँ पे आ जाएगा tan इनवर्स x, और यहाँ पे आ जाएगा dx। ये इंटीग्रल है 0 से लेकर के 1 में। तो यार ये तो अच्छी बात है ना अपने लिए। ये फिर से कितना बन गया, ये in बन गया और n बाहर आ जाएगा, मतलब n टाइम्स in हो गया। तो ये n टाइम्स in बन जाएगा, तो इसको लेफ्ट में ले लेते हैं। तो in प्लस यहाँ पे आपके पास आ जाएगा n टाइम्स in इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा π/4 माइनस, इसको अब अगर आप लिखोगे तो ये फिर से फर्दर दो इंटीग्रल में स्प्लिट होगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1 को इससे डिवाइड कर दोगे तो आपके पास आएगा इंटीग्रेशन 0 से लेकर के 1 x का पावर n माइनस 1 dx, जिसको आप बड़े आराम से इवेल्युएट कर सकते हो। माइनस 1 के नीचे ये पूरा लिखोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से लेकर के 1 x का पावर n माइनस 1 इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब इसको क्या करें, देखो अपन को in-2 जनरेट करना है। अभी तक अपन in-2 जनरेट नहीं कर पाए। in-2 का मतलब यहाँ पे n के बदले कितना आना चाहिए, n-2, तो वो n के बदले n-2 आना चाहिए। मतलब आप सोचो x की पावर n-1 का डेरिवेटिव निकालोगे तो x का पावर n-2 आ जाएगा, और अगर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करते हो तो उसका इंटीग्रल tan इनवर्स x हो जाएगा। बस कहानी खत्म। तो आपके पास यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, n+1 टाइम्स in इक्वल टू आपके पास लिखा हुआ है π/4 माइनस, इस इंटीग्रल को इवेल्युएट कर लो तो ये हो जाएगा x की पावर n डिवाइडेड बाय नीचे n आ जाएगा फ्रॉम 0 to 1, माइनस माइनस अब यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा। इसको फर्स्ट फंक्शन बोल देते हैं, इसको सेकंड बोलते हैं। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे तो आपके पास क्या आएगा, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड करेंगे तो ये tan इनवर्स x आ जाएगा फ्रॉम 0 to 1 माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा n-1 इंटू एक्स का पावर n-2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड हो जाएगा tan इनवर्स x dx। और ये लिमिट कहां से कहां लगी हुई है बेटा, 0 से लेकर के 1। तो अब आपका काम हो गया, ये आपको दिख रहा है, ये n-1 टाइम्स ये अंदर क्या बन जाएगा, ये in-2 बन जाएगा। ठीक है, तो वो in-2 बन गया, तो उसको आप इधर ले लो तो आपके पास आ जाएगा n+1 in, फिर यहां पे आ जाएगा प्लस n-1 टाइम्स in-2 इक्वल टू π/4 माइनस, ये कितना हो जाएगा, 1 डालोगे तो 1/n हो जाएगा, और इस वाले इंटीग्रल को इवेल्युएट करके लिख लो। 1 डालोगे तो आपके पास कितना आएगा, tan इनवर्स 1 हो जाएगा, π/4 0 डालोगे तो वो 0 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, π/4 प्लस π/4 π/2 माइनस 1/n, ये वाली चीज आ जाएगी। तो अब देख लो ये वाली चीज कौन से ऑप्शन के साथ मैच हो रही है। ठीक है, सारे बच्चे नोट कर लो अगर नहीं हुआ हो तो ये वाला क्वेश्चन।
ये था एक्सरसाइज 2 के पार्ट 1 का होमवर्क। अब चलते हैं एक्सरसाइज 2 के पार्ट 2 की तरफ। एक्सरसाइज 2 के पार्ट 2 में आपको दिए गए थे क्वेश्चन नंबर्स 21 से लेकर के 25। एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 की बात करते हैं अपन 21 से लेकर के 25। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के साथ। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोल रहा है, एफ एक्स इक्वल टू उसने दिया हुआ है, मैं हिंट दे देता हूं इसको कैसे करना है। एफ एक्स इक्वल टू आसान है, x प्लस इंटीग्रल 0 से लेकर के 1, यहां पे अंदर लिखा हुआ है t टाइम्स x प्लस टी, और यहां पे लिखा हुआ है एफ टी डी टी। ठीक है, और आगे क्या बोल रहा है, देन द वैल्यू ऑफ द डेफिनेट इंटीग्रल 0 से 1 एफ एक्स डी एक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ रैशनल एस पी बाई क्यू। मतलब 0 से 1 एफ एक्स डी एक्स को अपन को इवेल्युएट करना है। तो एक काम करते हैं, अपन इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखो यहाँ डी टी लिखा हुआ है, मतलब टी के टर्म्स में इंटीग्रेट हो रहा है, तो एफ एक्स इक्वल टू अपने पास क्या आ जाएगा, एक्स प्लस, अगर मैं इसको स्प्लिट कर दूं तो इसमें पहला इंटीग्रल आएगा 0 से लेकर के 1, टी से मल्टीप्लाई कर दिया तो एक्स इंटू टी इंटू एफ टी डी टी, और प्लस दूसरा इंटीग्रल क्या आएगा 0 से लेकर के 1, टी से मल्टीप्लाई करोगे तो टी स्क्वायर एफ टी डी टी। अब ये x यहां से बाहर आ जाएगा, तो एफ एक्स इक्वल टू आपके पास क्या आएगा, x यहां से बाहर आ चुका है क्योंकि इंटीग्रल तो t के टर्म्स में है, तो इन दोनों में से अगर x कॉमन ले लिया तो अंदर आएगा 1 प्लस इंटीग्रल 0 से लेकर के 1 टी एफ टी डी टी, और प्लस यहां पे क्या आएगा, इंटीग्रेशन 0 से लेकर के 1 टी स्क्वायर एफ टी डी टी। अब इसको अगर आपने थोड़ा सा ध्यान से ऑब्जर्व किया, अगर इस पूरी चीज को थोड़ा सा ध्यान से ऑब्जर्व किया, तो क्या मैं बोलूं ये वाली चीज एक कांस्टेंट है, क्योंकि आप इस इंटीग्रल को इवैल्यूएट करोगे, बाद में देखो लोअर लिमिट और अपर लिमिट तो नंबर्स है, तो जब नंबर्स पुट करोगे तो ये एक वैल्यू आएगी। तो इसको मैं अगर a बोल दूं, और देखो ये भी 0 से 1, अगर आपने इसको इंटीग्रेट किया, कुछ भी आए इसका रिजल्ट, बाद में आप लोअर लिमिट और अपर लिमिट जब डालोगे तो ये भी एक कांस्टेंट आएगा, क्योंकि लोअर लिमिट और अपर लिमिट नंबर्स है, तो इस इंटीग्रल के वैल्यू को मैं b बोल देता हूं। तो क्या आपको दिख रहा है, अपन को यहां से पता लग जाएगा कि अपना जो एफ एक्स है वो एक लीनियर फंक्शन है। देखो एफ एक्स इक्वल टू अपने पास क्या आ जाएगा, a प्लस 1 टाइम्स एक्स, और प्लस यहाँ पे b आ जाएगा, जहां पे a ये वाले इंटीग्रल का वैल्यू है, b ये वाले इंटीग्रल का वैल्यू है। तो एक बार अपन को पता लग गया कि f(x) एक लीनियर फंक्शन है, तो अब आप काम क्या करो कि f(x) का जो ये वाला फॉर्मेट है इसको उठा के आप फिर से यहाँ पे इंटीग्रेशन के अंदर पुट करो, ft में और यहाँ पे ft में। तो अब आप देखो कि आप अगर ft को यहाँ पे पुट करोगे तो बाद में तो ये इंटीग्रल बड़े आराम से इवेल्युएट हो जाएगा, यहाँ पे भी जब आप इस ft को पुट करोगे तो ये भी इंटीग्रल बड़े आराम से इवेल्युएट हो जाएगा, और f(x) को आप ये लिख देना। तो एक बार आपने f(x) को लेफ्ट में ये लिख दिया और आपने यहाँ पे ft डाल के इसको इंटीग्रेट कर लिया, तो बाद में अपन को दोनों साइड क्या करना है बेटा, कोएफिशिएंट कंपैरिजन करना है, क्योंकि ये दोनों फंक्शन बराबर है, ये f(x) के बराबर ही है, तो दोनों साइड x का कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए और दोनों साइड कांस्टेंट टर्म सेम होना चाहिए। तो जहां से आपको a और b में रिलेशन मिल जाएगी और वो a और b इवेल्युएट हो जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा लेंथी होगा लेकिन उसको करने का तरीका यही है। तो अब आपको क्या करना है, देखो ये ft यूज हुआ है, a प्लस 1 इंटू टी प्लस बी यहाँ पे पुट कर दो, यहाँ पे भी a प्लस 1 इंटू टी प्लस बी पुट कर दो। देखो बाद में टी स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई करोगे और इसको टी से मल्टीप्लाई करके इवेल्युएट करोगे तो वो इवेल्युएट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 भी सिमिलर लाइंस पे है। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या दिया हुआ है, एफ एक्स को उन्होंने दिया हुआ है ए एक्स प्लस बी टाइम्स ई की पावर एक्स सेटिस्फाइज द इक्वेशन एफ एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेकर के x, ये इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, e का पावर x माइनस वाई इंटू एफ डैश ऑफ y डी वाई, इंटीग्रल इधर खत्म हो गया है, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इंटू ई का पावर x। तो आपको किसकी वैल्यू पूछ रहा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो एक काम करो ना, इस आदमी को उठा के इधर लेके आ जाओ, तो और f(x) को ये पुट कर दो, तो ax प्लस बी, और ये माइनस के बाद इधर प्लस में आ जाएगा, तो आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, पूरे में से कॉमन क्या आ जाएगा बेटा, e की पावर x कॉमन आ जाएगा, इक्वल टू आपके पास इधर सामने की साइड क्या आएगा, इंटीग्रेशन 0 से लेकर के x, इंटीग्रेशन 0 से लेकर के x, आपके पास यहाँ पे आएगा, देखो e की पावर x को ऐसे लिख लो, और आपके पास क्या आएगा, e का पावर माइनस वाई इंटू एफ डैश ऑफ वाई और डी वाई। अब देखो आप e की पावर x को तो यहां से बाहर निकाल सकते हो, कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि ये इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में है, ये इंटीग्रेशन तो y के रिस्पेक्ट में है। तो e की पावर x को आप बाहर निकालो और दोनों साइड बाद में क्या लगा लेना, लेबनिट्ज रूल लगा लेना। तो लेबनिट्ज रूल लगाओगे तो यहां से ये इंटीग्रल हट जाएगा, और आप जब दोनों साइड कंपेयर करोगे तो आपको किसके वैल्यूज मिल जाएंगे, a और b के। मतलब वहां से आपको a और b में कुछ इक्वेशंस मिलेंगे और उनको कंपेयर करोगे तो आपको a और b के वैल्यूज मिल जाएंगे बड़े आराम से।
मैं उम्मीद करता हूं कि सारे बच्चों ने ये वाला क्वेश्चन भी कर लिया होगा या आप कर लेंगे अगर नहीं हुआ हो तो। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोल रहा है? हाँ, इफ द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन डिफाइंड एट 0 से लेकर के π/2 के बीच में। 23 भी आसान है। 23 बोल रहा है एफ एक्स इक्वल टू, उन्होंने क्या डिफाइन किया हुआ है? इंटीग्रेशन 0 से लेकर के x डी थीटा अपॉन, नीचे लिखा हुआ है कॉस थीटा, और प्लस यहां पे लिखा हुआ है x से लेकर के π/2 डी थीटा अपॉन, नीचे लिखा हुआ है साइन थीटा, इज इक्वल टू मिनिमम वैल्यू वेर ए बी। इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है? तो अपन को पता है कि मिनिमम वैल्यू निकालना है तो डेरिवेटिव निकालो, वहां से आपको x की वैल्यू मिलेगी। तो एफ डैश एक्स निकालोगे तो आपके पास क्या आएगा? ये आएगा 1 अपॉन कॉस एक्स, और x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, बरोबर। फिर प्लस प्लस π/2 डालोगे तो 0 आ जाएगा, π/2 डालोगे तो π/2 का डेरिवेटिव की वजह से वो 0 हो जाएगा, लेबनीज लगा रहे हैं, माइनस माइनस x डालोगे तो ये आ जाएगा 1 अपॉन साइन एक्स, और साइन x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1। तो ये अपना एफ डैश एक्स हो जाएगा सीधे सीधे। तो एफ डैश एक्स को अगर आप इवेल्युएट करोगे तो आपको क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा, इसको आप क्या कर दोगे? इक्वल टू 0 कर दोगे। तो 1/cos x इक्वल टू 1/sin x आएगा, मतलब cos x इक्वल टू sin x। ध्यान रखना x 0 से π/2 में लाई कर रहा है, तो 0 से π/2 में ये कब बराबर होंगे? जब x का वैल्यू कितना हो जाएगा? π/4 हो जाएगा। तो बस एक काम करो, x को उठा के π/4 इसमें डाल दो, ये वाला इंटीग्रल इवेल्युएट कर लो, ये sec थीटा लिखा हुआ है, ये वाला इंटीग्रल इवेल्युएट कर लो π/4 से π/2, ये cosec थीटा लिखा हुआ है। तो π/4 पे इसकी मिनिमम वैल्यू आएगी, ये आपको कैसे पता लगेगा? आप डबल डेरिवेटिव निकाल के चेक कर लोगे, तो f डबल डैश ऑफ π/4 निकालोगे तो वो कैसा आना चाहिए? अगर वो चीज पॉजिटिव आ गई तो वो मिनिमा का पॉइंट होगा, और नेगेटिव आ गई तो वो मैक्सिमा का पॉइंट हो जाएगा। तो आप चेक कर लो डबल डैश निकाल के कि क्या आएगा, मिनिमा आएगा, वो मिनिमा ही आएगा, क्वेश्चन में बोल रहा है इसलिए। बाद में π/4 डालो और इन इंटीग्रल्स को इवेल्युएट कर लो तो आपको मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। चलो 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ है? कैपिटल एफ एक्स इक्वल टू, उसने बोला हुआ है -1 से लेकर के x स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस टी स्क्वायर डी टी, और उसने gx को दिया हुआ है, gx को उसने डिफाइन कर रखा है x से लेकर के 1 स्क्वायर रूट ऑफ फिर से 4 प्लस टी स्क्वायर डी टी। दोनों में फंक्शन सेम है, लिमिट्स अलग है। देन कंप्यूट द वैल्यू ऑफ एफ जी डैश ऑफ 0। एफ जी डैश ऑफ 0, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एफ ऑफ 0 इंटू जी डैश ऑफ 0 प्लस जी ऑफ 0 इंटू एफ डैश ऑफ 0। ठीक है, इसको इवेल्युएट करना है। ठीक है, इवेल्युएट बड़े आराम से कर सकते हैं। कैपिटल एफ ऑफ 0 कितना आ जाएगा? अगर x के बदले 0 पुट करोगे तो ये इंटीग्रल आ जाएगा -1 से लेकर के 0 स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस टी स्क्वायर डी टी। ठीक है, इसको इवेल्युएट कर सकते हो, नहीं भी करोगे ना तो उसके बिना भी काम होगा। चलो देखते हैं कैसे। पहले जी डैश ऑफ एक्स निकालो। जी डैश ऑफ एक्स निकालोगे तो क्या आएगा? 1 पुट करोगे, 1 का डेरिवेटिव 0, लेबनीज लगेगा। ठीक है, माइनस x पुट करोगे तो आपके पास आएगा √4 प्लस एक्स स्क्वायर, x का डेरिवेटिव 1, और क्योंकि मुझे जी डैश ऑफ 0 निकालना है, जी डैश ऑफ 0 निकालना है, तो जी डैश ऑफ 0 कितना आ जाएगा? जी डैश ऑफ 0 आपके पास आ जाएगा, 0 पुट करोगे तो आपके पास -2 आ जाएगा। ठीक है, अब जी ऑफ 0 निकालो। जी ऑफ 0 निकालोगे तो क्या आएगा? इंटीग्रल 0 से लेकर के 1 स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस टी स्क्वायर डी टी। इसको इवेल्युएट नहीं करते, अभी रहने देते हैं। और एफ डैश ऑफ 0 निकालेंगे तो आपके पास क्या आएगा? एफ डैश निकालोगे तो लेबनीज लगेगा, सीधे सीधे स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। और एफ डैश ऑफ 0 निकालना है तो x के बदले 0 डालेंगे, तो एफ डैश ऑफ 0 कितना आ जाएगा? +2 आ जाएगा। अब आप सोचो कि आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा -2 इंटू ये वाला आदमी, और इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 2 इंटू ये वाला आदमी। अब आप सोचो कि अगर इस इंटीग्रल को मैं i बोल देता हूं तो क्या मैं बोलूं कि इसका वैल्यू और इसका वैल्यू सेम है? क्यों सेम है? क्योंकि आप सोचो कि अंदर जो फंक्शन लिखा हुआ है 4 प्लस टी स्क्वायर, ये इवन फंक्शन है। क्योंकि ये इवन फंक्शन है, यहाँ पे टी स्क्वायर आ रहा है, तो इसका 0 से 1 के बीच में जो एरिया होगा और इसका -1 से 0 के बीच में जो एरिया होगा वो दोनों सेम होने वाला है। इवन फंक्शन प्रॉपर्टी अपन को पता है। तो अगर इसको मैं आई बोल रहा हूं तो ये इंटीग्रल भी तो आई ही है। तो आप सोचो ये एक्सप्रेशन क्या लिखा हुआ है? -2i, ये वाली जो चीज लिखी हुई है ये -2i है, ये वाली जो चीज लिखी हुई है +2i है, दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 0। तो आपको उसको इवेल्युएट करने की भी जरूरत नहीं है, वो सीधे सीधे कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 25 में बोल रहा है, अ स्टूडेंट फॉरगॉट द प्रोडक्ट रूल फॉर डिफरेंशिएशन एंड मेड द मिस्टेक ऑफ थिंकिंग दैट f इंटू जी के डैश को उसने f डैश इंटू जी डैश लिख दिया। आप तो नहीं भूल गए, आपको तो पता है क्या होता है, f इंटू जी का डैश निकालोगे, अभी अपन ने देखा, तो f इंटू जी डैश प्लस f डैश इंटू जी होगा प्रोडक्ट रूल। तो अब उसने ये लिखने के बदले ये लिख दिया है। However, he was lucky to get the correct answer, मतलब उसको आंसर सही मिल रहा है ऐसा करने से भी। तो इसका मतलब सही मिल रहा है, मतलब इससे जो वैल्यू आ रही होगी और इससे जो वैल्यू आ रही होगी वो दोनों सेम आ रही होगी, कॉमन सेंस है ये। फंक्शन f दैट ही यूज्ड वाज, fx को क्या दिया हुआ है इन्होंने क्वेश्चन में, e का पावर x स्क्वायर। इफ द डोमेन ऑफ gx हाफ से इंफिनिटी है और g ऑफ 1 e है, g ऑफ 1 को e दे रखा है और gx का जो डोमेन है वो हाफ से इंफिनिटी है, तो अपन को g ऑफ 5 अपॉन e का पावर 5 निकालना है, मतलब g फंक्शन निकालना है। तो gx को g बोल देते हैं। तो ये दोनों चीजें बराबर आ रही है, उसको आंसर सही मिल रहा है, मतलब ये दोनों चीजें बराबर आ रही है, f इंटू जी डैश प्लस f डैश इंटू जी। तो देखते हैं, f डैश निकालोगे तो क्या आ जाएगा, e का पावर x स्क्वायर और इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, और g डैश को लिख लेते हैं अपन dg बाई dx, बराबर, ठीक है, इक्वल टू फंक्शन f क्या है, e का पावर x स्क्वायर इंटू जी डैश, मतलब अपने पास हो जाएगा बेटा dg बाई dx प्लस f डैश निकालेंगे तो क्या आएगा, e का पावर x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और इंटू g फंक्शन आ जाएगा, वो gx लिखा हुआ है। तो सबसे पहले तो e का पावर x स्क्वायर, e का पावर x स्क्वायर, e का पावर x स्क्वायर पूरे में से कैंसिल हो गया। ये सिंपल एक इक्वेशन बन रही है जिसको अपन इवेल्युएट कर सकते हैं। dg बाई dx को एक साइड करो, gx को दूसरी साइड रखो, तो यहाँ पे अंदर क्या आ जाएगा, 2x माइनस 1 टाइम्स dg बाई dx इक्वल टू आपके पास यहाँ पे आएगा 2x इंटू ये फंक्शन लिखा हुआ है g ऑफ x। तो अब आप देखो इसको आप कैसे इंटीग्रेट करोगे, आप इसको लिख सकते हो इंटीग्रेशन dg अपॉन नीचे फंक्शन लिखा हुआ है gx इक्वल टू यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 2x अपॉन 2x माइनस 1 और यहाँ पे आ जाएगा dx। बस सिंप्लीफाई कर लिया। अब ये दोनों इंटीग्रल्स आपको इवेल्युएट करना आते हैं, बड़े आराम से इवेल्युएट हो जाएंगे। यहाँ पे आ जाएगा ln मॉड g ऑफ x इक्वल टू यहाँ पे 2x माइनस 1 प्लस 1 करोगे तो पहला इंटीग्रल तो x आ जाएगा, 2x माइनस 1 के नीचे लिखोगे और प्लस 1 के नीचे ये लिखोगे तो हाफ आ जाएगा और ln मॉड कितना हो जाएगा, यहाँ पे x माइनस हाफ हो जाएगा और इंटीग्रेशन का कांस्टेंट c मत भूलना। तो अब आपको gx फंक्शन यहाँ से मिल जाएगा, इसको यूज कर लेना। g ऑफ 1 इक्वल टू e बोला है तो किसकी वैल्यू निकल जाएगी बेटा, c की वैल्यू निकल जाएगी, और उसके बाद आप इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करोगे तो यहाँ से आपको gx फंक्शन पता लग जाएगा, ठीक है, और वो बाद में जिस भी चीज की वैल्यू पूछ रहा है उसको आप निकाल सकते हो। चलो, इसी के साथ पार्ट 2 खत्म हुआ। पार्ट 3 देख लेते हैं। पार्ट 3 में आपको दिए गए थे क्वेश्चन नंबर 3, कौन से क्वेश्चंस दिए थे, क्वेश्चन नंबर 3, 14 और 15 था शायद, 3, 14 और 15, हाँ चलो सॉरी 3, 15 और 16। तो क्वेश्चन नंबर 3, 15 और 16 देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन पार्ट 3 का, थर्ड क्वेश्चन तो यार अपने नोट्स में इसी के जैसा क्वेश्चन कराया हुआ है, तो मुझे उम्मीद है कि सारे बच्चों ने कर लिया होगा। थर्ड क्वेश्चन तो नहीं हुआ तो एक बार नोट्स देख लो, है ना। फिर 15th और 16th क्वेश्चन भी देख लेते हैं एक बार। 15th और 16th में क्या है, 15th क्वेश्चन में आई एन इक्वल टू उन्होंने डिफाइन कर रखा है इंटीग्रेशन 0 से लेकर के पाए साइन का पावर n x dx, बरोबर। तो अपन को n नेचुरल नंबर दिया है, तो अपन को पूछ रहा है आई एन इज रैशनल इफ एन इज ऑड, आई एन इज इरेशनल इफ एन इज इवन। तो ये बेसिकली वालिस फॉर्मूला वाला रिलेशन है। आप सोचो कि अगर मैं x को पाई माइनस एक्स से रिप्लेस करूंगा तो फिर से यही चीज बनने वाली है। तो आई एन को आप क्या लिख सकते हो, मैं इसको लिख सकता हूँ ट्वाइस इंटीग्रल 0 से लेकर के π/2, क्वीन लगा दिया, पाई माइनस एक्स से रिप्लेस करोगे फिर से वही आएगा, ये आएगा साइन का पावर nx dx, ठीक है। अब वालिस फॉर्मूला में अपन ने देखा था कि यहाँ पे कॉस वाले चीज नहीं है, पर अपन ने केवल साइन कॉस वाले भी किए थे। तो अगर इसमें n का वैल्यू इवन हुआ तो लास्ट में एक π/2 वाला टर्म आएगा, और n का वैल्यू ऑड हुआ तो लास्ट में 1 आएगा। याद है, वालिस फॉर्मूला को याद करो। तो वो पहले दोनों ऑप्शन तो वहीं से आ जाएंगे कि अगर n का वैल्यू इवन हो गया, तो π/2 वाला फैक्टर आएगा, इसलिए वो इरेशनल हो जाएगा, तो बी ऑप्शन सही हो गया। अगर n का वैल्यू 1 हो गया, मतलब n का वैल्यू ऑड हो गया, तो लास्ट में इंटू 1 करेंगे, इसलिए वो कैसा हो जाएगा, रैशनल हो जाएगा। तो ए और बी ऑप्शन तो सही है। सी और डी में क्या बोल रहा है कि आई एन इंक्रीजिंग सीक्वेंस है और आई एन डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। अब अगर आप 0 से π/2 में साइन की बात करोगे तो थोड़ा सा ध्यान से सोचो कि
अपन ग्राफ बनाते हैं। 0 से π/2 में एक बार के लिए सोचो कि अगर n की वैल्यू 1 हुई, 2 हुई, 3 हुई, तो 4 हुई, तो ये होगा क्या? अगर पहले तो सिंपल n इक्वल टू 1 लेते हैं, n इक्वल टू 1 लेंगे तो 0 से π/2 में ऐसा ग्राफ बनेगा। 0 से π/2 या पाई की बात कर लेते हैं, अगर मुझे इवेल्युएट करना है तो इसकी बात करता हूं 0 से लेकर के पाई में। π/2 के लिए भी सोच सकते हो, कोई ऐसी आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर मैं वो ओरिजिनल वाला लेके ही सोचूं सी और डी में से 0 से पाई में, ये किसके लिए है? n इक्वल टू 1 के लिए है। अब सोचो कि अगर आपने n को 2 लिया, तो आपके पास क्या आएगा? n को 2 लेने से वो बनेगा साइन स्क्वायर x। अब साइन स्क्वायर x की जो ग्राफ है वो साइन x के ग्राफ के ऊपर जाएगा कि साइन x के ग्राफ के नीचे आएगा? खुद ही सोचो। आपको पता है ये चीज कि अगर ये वाली π/2 पे हाइट जो है, ये मैक्सिमम हाइट कितनी है बेटा? 1 है। अगर कोई नंबर 0 to 1 के बीच में लाई करता है तो उसकी पावर जितनी इंक्रीज करोगे उतना उसकी वैल्यू घटेगी। तो कॉमन सेंस वाली बात है कि स्क्वायर वाला जो ग्राफ होगा ना, स्क्वायर वाला ग्राफ लगभग ऐसे जाएगा। देखो π/2 डालने से साइन स्क्वायर एक्स वैल्यू तो 1 ही देगा, लेकिन क्योंकि साइन स्क्वायर कर रहे हैं तो साइन एक्स के कंपैरिजन में उसकी वैल्यूज कम हो जाएंगी क्योंकि नंबर 0 to 1 के बीच में है। ये n इक्वल टू 2 के लिए होगा। अब n इक्वल टू 3 कर दिया, अगर अपन ने n इक्वल टू 3 कर दिया मतलब साइन क्यूब एक्स, तो वो साइन स्क्वायर के कंपेरिजन में भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो क्यूब वाला जो ग्राफ है वो रफली कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। ये रफ ग्राफ्स बना रहा हूं मैं, रफ प्लॉट बना रहा हूं, बस उसके नीचे आना चाहिए। फिर से π/2 पे तो ये भी वैल्यू 1 देगा, ये ऐसे। ये वाला जो ग्राफ है ये n इक्वल टू 3 के लिए है। तो आप सोचो कि 0 to π में इस कर्व के अंडर का जो एरिया है, जैसे जैसे आप n की वैल्यू इंक्रीज करते जा रहे हो तो वो एरिया क्या होते जा रहा है? पहले वो ब्लैक वाला एरिया था, ये ब्लैक वाले रीजन का एरिया सबसे ज्यादा था, उसके बाद रेड वाले अंदर का एरिया कम हो गया, फिर ग्रीन वाले अंदर का एरिया और कम हो गया। मतलब क्या मैं बोलूं कि ये in डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, मतलब आप n को जितना इंक्रीज करते जाओगे उतना उस इंटीग्रल का वैल्यू क्या होते जाएगा बेटा? कम होते जाएगा। ठीक है, सबको समझ में आया क्यों कम होते जाएगा? सिंपल सा लॉजिक है। चलो, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं लास्ट में। in इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेकर के पाई दिया हुआ है। ऐसा क्वेश्चन भी अपन ने करा है सिमिलर टाइप का, साइन स्क्वायर nx अपॉन नीचे लिखा हुआ है बेटा साइन x dx, और n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर दिया ही है आपको रिडक्शन रिलेशन लानी है और आपको आई सी और डी ऑप्शन में से देखना है। तो आपको मैंने समझाया था कि इसको कैसे प्रूव करेंगे, इसको आप ऑप्शन से ही करो। जैसे पहले वाले ऑप्शन में जो रिडक्शन रिलेशन है आप उसी से स्टार्ट करो। आप कहां से स्टार्ट करो? in+2, पहले ऑप्शन में क्या लिखा है? in+2 माइनस ट्वाइस in+1 और प्लस in, इसकी वैल्यू आप निकालो। अगर इसकी वैल्यू 0 आ जाती है तो पहला वाला रिडक्शन रिलेशन ट्रू हो जाएगा। अगर ये नहीं होता है तो अपन बी ऑप्शन के लिए ट्राई करेंगे, in माइनस in+1 निकाल के। ठीक है, तो अगर ये वाली चीज मैं देखूं तो ये वाली चीज क्या आएगी? इसको लिखते हैं अपन, तो ये आएगा इंटीग्रेशन, इधर नीचे लिख रहा हूं 0 से लेकर के पाए in+2। देखो सबके डिनोमिनेटर तो सेम रहेंगे, सबके डिनोमिनेटर में तो साइन एक्स ही आएगा। in+2 लिखोगे मतलब कितना हो जाएगा? साइन स्क्वायर n+2 इंटू एक्स माइनस ट्वाइस in+1 मतलब 2 टाइम्स साइन स्क्वायर n+1। तो उसको मैं 2 बार लिख देता हूं, ये लिखा हुआ है साइन स्क्वायर n+1x और एक और बार लिख देते हैं साइन स्क्वायर n+1x। 2 बार लिख दिया मैंने। और एक और टर्म क्या बचा हुआ है? प्लस in मतलब साइन स्क्वायर nx, उसको यहां पे लिखता हूं मैं प्लस साइन स्क्वायर nx और पूरा dx। ठीक है, अब आप सोचो ऐसे मैंने क्यों लिखा? आपको दिख रहा है यहाँ पे साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी लगेगा और यहाँ पे भी साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी लगेगा। तो अगर आप इनमें लगाओगे साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी तो आपके पास क्या आएगा? 0 से लेकर के पाए। आपको फॉर्मूला पता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। तो आपके पास आ जाएगा साइन ए प्लस बी करोगे तो इनको ऐड करोगे तो आपके पास क्या आएगा? आपके पास आएगा 2n प्लस यहाँ पे हो जाएगा 3, 2n प्लस 3 इंटू एक्स बरोबर, इंटू साइन ए माइनस बी करोगे तो nn कटेगा तो सीधे सीधे क्या आ जाएगा बेटा? साइन एक्स आ जाएगा। फिर प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी करोगे तो आपके पास फिर से क्या आएगा बेटा? साइन ए प्लस बी। अब ऐड करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? 2n प्लस 1 इंटू एक्स। और साइन ए माइनस बी करोगे तो आपके पास क्या आएगा? nx, यहाँ पे nx माइनस n प्लस 1x, तो माइनस x आएगा। तो यहाँ पे क्या मैं बोलूं? बीच में माइनस हो जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा? फिर से साइन x और डिवाइडेड बाय नीचे कितना लिखा हुआ है बेटा?
साइन एक्स dx। एक बार डिनोमिनेटर चेक कर लेते, साइन एक्स लिखा है कि साइन स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में, तो यहीं भी साइन स्क्वायर एक्स आएगा, यहाँ पे भी साइन स्क्वायर एक्स आएगा। तो अब अपना काम आसान हो गया, साइन एक्स और एक साइन स्क्वायर एक्स कैंसल आउट हो जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से लेकर के पाए, ये वाला इंटीग्रल आ जाएगा साइन ऑफ 2n प्लस 3 इंटू एक्स माइनस यहाँ पे आ जाएगा साइन ऑफ 2n प्लस 1 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स। तो देखो मैंने एकदम सिंप्लीफाई कर दिया है। अब आपको फील आनी चाहिए आगे आपको क्या करना है, यार ये साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मेट है, साइन सी माइनस साइन डी लगाओगे तो क्या आएगा, चलो देखते हैं। यहाँ पे मैं इसको मिटा रहा हूं, यहाँ पे मिटा के लिख रहा हूं। अगर उसमें साइन सी माइनस साइन डी लगाएंगे तो आपके पास क्या आएगा, इंटीग्रेशन 0 से लेकर के पाए, ये हो जाएगा 2 कॉस सी प्लस डी डिवाइडेड बाई 2, मतलब 2n प्लस 2n 4n प्लस ये हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 4n प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 और इंटू एक्स इंटू साइन सी माइनस डी, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2n कैंसिल हो गया, 3 माइनस 1 2x डिवाइडेड बाई 2, 2x डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ पे आ जाएगा dx डिवाइडेड बाय नीचे sin x। देखो कितना आसान हो गया, ये भी sin x बन गया, ये भी sin x बन गया, और आपके पास क्या आ गया, इंटीग्रेशन 0 से लेकर के पाए ट्वाइस कॉस, अंदर आएगा 2n प्लस 2 इंटू एक्स dx। यार इसको जब आप इंटीग्रेट करोगे, n नेचुरल नंबर दिया हुआ है, तो इसका इंटीग्रल क्या आ जाएगा, 2 साइन 2n प्लस 2 इंटू एक्स और नीचे 2n प्लस 2 आ जाएगा, और इसके ऊपर जैसे ही लिमिट लगाओगे 0 से पाए, अपर लिमिट लगाओगे क्योंकि ये इंटीजर है तो साइन n पाई 0 होगा, 0 डालने से भी ये 0 होगा, तो ये घूम फिर के कितना आ गया 0। तो ये वाली जो पूरी चीज है इसकी वैल्यू 0 आ गई, मतलब in प्लस 2 प्लस in इक्वल टू ट्वाइस in प्लस 1 हो जाएगा। तो ये किस चीज का रिलेशन है, किस चीज का रिलेशन है, क्या मैं बोलूं यहां से कि in प्लस 1 और in प्लस 2 ये किस में होंगे बेटा, AP में होंगे, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होंगे, मतलब in प्लस 1 और in प्लस 2 इस वाले जो टर्म्स होंगे ये किस में होंगे बेटा, AP में होंगे। तो अब आप सारे ऑप्शंस आगे चेक कर सकते हो। तो चलो बच्चों, अब अपन इस लेक्चर के थियोरी की तरफ बढ़ते हैं या आगे कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। अभी अपन ने होमवर्क डिस्कस किया था, प्रीवियस क्लास में अपन ने डेफिनेट इंटीग्रेशन एज अ लिमिट ऑफ सम की थियोरी पढ़ी थी, आपको इंपॉर्टेंट बात सिखाई थी कि कैसे अपन किसी इंटीग्रल को एज अ सम इवेल्युएट कर सकते हैं, और अगर अपन को वैसे करना है तो अपन को किन बातों का ध्यान रखना है, r बाय n को अपन को x से रिप्लेस करना है, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 बाय n को dx से रिप्लेस करेंगे, और अपन जो सिग्मा रहता है उसको इंटीग्रल से रिप्लेस करते हैं, तो अपन जो लिमिट होती है उसको इंटीग्रल के टर्म्स में इवेल्युएट कर सकते हैं। यही सेम टू सेम प्रोसीजर उल्टा भी किया जा सकता है, इंटीग्रल को अपन समेशन के टर्म्स में, लिमिट के टर्म्स में इवेल्युएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे उन चीज़ों को आपने पढ़ लिया होगा और आपको सारी चीज़ें याद होंगी, तो अब उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पे बोर्ड पे मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, मैं चाहता हूँ सारे बच्चे एक बार वीडियो पॉज करके इन क्वेश्चंस को खुद से ट्राई करें, बाद में अपन डिस्कस करेंगे। यहाँ पे केवल फर्स्ट क्वेश्चन में ये इंटीग्रल को आपको डायरेक्टली इवेल्युएट नहीं करना है, लेकिन आपको लिमिट ऑफ सम यूज करके इसको इवेल्युएट करना है, ठीक है। इसका आंसर सबको पता है डायरेक्टली इंटीग्रेट करके कितना आने वाला है, लेकिन आपको लिमिट ऑफ सम से करना है इसको। और यहाँ पे आपको इवेल्युएट द फॉलोइंग लिमिट्स, अब यहाँ पे लिमिट्स के फॉर्म में दिया हुआ है, इन लिमिट्स को आपको इंटीग्रल के टर्म्स में इवेल्युएट करना है, ठीक है। तो सारे बच्चे वीडियो पॉज करके एक बार ट्राई करें इन क्वेश्चंस को। तो मैं उम्मीद करता हूं सारे बच्चों ने ट्राई कर लिए होंगे। चलो पहले इनके आंसर्स दे देता हूं। इसका आंसर सबको पता है, डायरेक्टली इंटीग्रेट करके भी आप चेक कर सकते हो। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x³ 3, ये तो अपन बस वेरिफिकेशन के लिए कर रहे हैं, 0 से 1 में लिमिट डालोगे तो इसका आंसर 1/3 आएगा। लिमिट ऑफ सम से कैसे करना है अभी देखते हैं। इसका आंसर जो है वो π/2 आ रहा है, और इस चीज का आंसर आ रहा है 1/4 टाइम्स ln2, ये इसका आंसर है, ठीक है। तो चलो सारे देख लेते हैं। अपन को पता है कि इसको अगर मुझे लिमिट ऑफ सम से करना है तो इंटीग्रेशन की लिमिट 0 to 1 है, मतलब a का वैल्यू 0 है, b का वैल्यू 1 है। तो इस इंटीग्रल को मैं कैसे लिख सकता हूँ, इस इंटीग्रल को मैं लिख सकता हूँ लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ठीक है, सिग्मा r इक्वल टू, चाहे 1 से n लिखो चाहे 0 से n-1 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मान लो मैं 1 से n लिखता हूँ, 0 और 1 है लोअर लिमिट और अपर लिमिट, 1/n, और यहाँ पे आ जाएगा f ऑफ r/n बरोबर है। ये अपने पास फॉर्मूला है इवेल्युएट करने का इस इंटीग्रल को, स्पेशल केस में जब a 0 और b 1 हो। अपने लिए fx का रोल कौन प्ले कर रहा है, अपने लिए fx का रोल x² प्ले कर रहा है, ये अपने लिए fx का रोल प्ले कर रहा है। तो अब अगर मैं इन चीजों को यहाँ पे यूज करूँ तो मेरे पास i इंटीग्रल का वैल्यू कितना आएगा बेटा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी सिग्मा r इक्वल टू 1
r इक्वल टू 1 से लेकर के n 1/n f ऑफ r बाय n, ये एफ एक्स है, x के बदले r बाय n डालेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, r बाय n का यहाँ पे होल स्क्वायर आ जाएगा। सिंपल सी बात है। अब क्योंकि ये सिग्मा तो 1 से n के ऊपर लगा हुआ है, r के ऊपर लगा हुआ है, तो मैं n को तो उससे बाहर निकाल सकता हूँ, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, सबसे बाहर तो लिमिट रहेगी, यहाँ पे n स्क्वायर, यहाँ पे n, तो 1/n क्यूब आ जाएगा। अंदर क्या आएगा, r की वैल्यूज डालोगे तो यहाँ पे आएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर एंड सो ऑन, कहाँ तक आएगा बेटा, n स्क्वायर तक आएगा, बरोबर। n की वैल्यू डालोगे तो ये आपको पता है पहले कंसेक्यूटिव n नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम है, तो इसको अपन क्या लिखेंगे, i इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। इसका फॉर्मूला आता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय नीचे कितना आ जाएगा 6 और n क्यूब तो पहले से था। बस मतलब अपना क्वेश्चन ये हो गया कि इस इंटीग्रल की वैल्यू इस लिमिट के बराबर हो जाएगी, और लिमिट आपको इवैल्यूएट करना आता है। जब भी n टेंडिंग टू इन्फिनिटी होता है तो अपन क्या करते हैं, ऊपर से हाईएस्ट पावर कॉमन निकालते हैं और नीचे से भी यही चीज करते हैं। तो i की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, अगर आपने यहां से n कॉमन निकाला, यहां से n कॉमन निकाला तो बाहर n क्यूब आ जाएगा, अंदर कितना आ जाएगा, यहाँ पे तो 1 बच गया, यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 1/n, और यहाँ पे कितना बच जाएगा 2 प्लस 1/n डिवाइडेड बाय नीचे कितना है 6n क्यूब, n क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे आपको दिख रहा है ये चीज 0 हो जाएगी, ये चीज भी 0 हो जाएगी, तो ऊपर 2 बचेगा नीचे 6 बचेगा, तो घूम फिर के आंसर कितना आ गया 1/3 आ गया। तो फिर से आप देख सकते हो कि इस इंटीग्रल को जब अपन ने ऐसे लिमिट ऑफ सम से इवेल्युएट किया हुआ है तब भी इसका आंसर वही आ रहा है जो अपन को डायरेक्ट इंटीग्रेट करने से मिल रहा है। इस टाइप के क्वेश्चन खास करके आपको बोर्ड की टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी में मिलेंगे, तो आपको समझ में आना चाहिए इंटीग्रेशन की ये लिमिट्स है, तो इस इंटीग्रल को कैसे अपन ऐसे सिग्मा फॉर्मेट में इवेल्युएट कर सकते हैं। जिनसे नहीं हुआ हो इसको नोट कर लो, बाद में तो ये लिमिट इवेल्युएट करना एकदम ईजी है, तो सबने कर लिया होगा। लिमिट इवेल्युएट करने में तो किसी को दिक्कत नहीं आई होगी। चलो अब अपना मेन काम देखते हैं कि कैसे सिग्मा फॉर्म को अपन इंटीग्रल के टर्म्स में लिख के इवेल्युएट करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको इसको उस फॉर्मेट में लाना है, कौन सा वाला फॉर्मेट, इस वाले फॉर्मेट में, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी सिग्मा r इक्वल टू 1 से लेके n 1/n f ऑफ r बाय n। तो यहाँ पे बाहर 1/n चाहिए और अंदर r बाय n के फॉर्मेट में चाहिए, तो एक काम करते हैं, इस लिमिट को मैं लिख लेता हूँ, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, मुझे r बाय n के फॉर्मेट में चाहिए, तो एक काम करो ना, अंदर से n स्क्वायर कॉमन खींच लो, n स्क्वायर का स्क्वायर रूट खींचोगे तो यहाँ पे बाहर कितना आ जाएगा, n आ जाएगा, तो ये होगा सिग्मा r इक्वल टू 0 से लेकर के n-1, यहाँ पे 1/n आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ n स्क्वायर खींच लिया है 1 माइनस r बाय n का होल स्क्वायर। अरे ये तो बन गया एग्जैक्टली उसी फॉर्मेट में, देखो 1/n और ये f ऑफ r बाय n आ चुका है, मतलब ठीक है। तो ये पूरा का पूरा इस फॉर्मेट में बन चुका है जो अपन को चाहिए था। तो इसको अपन अब इंटीग्रल के टर्म्स में लिखेंगे तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन। लोअर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे, लोअर लिमिट जो है 0 अपॉन n, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, लोअर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन क्या आएगा, a इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, r की जो लोअर वैल्यू है 0 डिवाइडेड बाय n, तो ये 0 हो जाएगा, और अपर लिमिट कितनी आएगी, b इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, r की हायर मोस्ट वैल्यू कितनी है n-1 अपॉन n, तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे 1 हो जाएगी। तो आप देख पा रहे हो कि लोअर लिमिट 0 आ रही है, अपर लिमिट 1 आ रही है, आपको निकालना सिखाया हुआ है मैंने। तो अब इसको मिटा के डायरेक्टली लोअर लिमिट और अपर लिमिट लिख दें 0 और 1, या फिर आप ऐसे भी सोच सकते हो 0 से n-1 में है, तो ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ही होगा। सिग्मा को अपन ने इसे रिप्लेस कर दिया है। अब अपन को पता है कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n किससे रिप्लेस हो जाएगा, dx से रिप्लेस हो जाएगा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n, और ये अपना f ऑफ r बाय n है, r बाय n को किससे रिप्लेस कर देंगे, x से, तो अपने पास क्या आएगा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बरोबर। r बाय n को x से रिप्लेस कर दिया, तो बड़ा आसान सा इंटीग्रल है, इसकी वैल्यू सीधे सीधे कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू, ये इंटीग्रल की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, साइन इनवर्स x हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव यही होता है, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव ये होता है, तो इसका इंटीग्रल ये हो जाएगा, लिमिट लगाओगे 0 से लेकर के 1, तो साइन इनवर्स 1 आ जाएगा π/2 और साइन इनवर्स 0 तो 0 होगा। तो सीधे सीधे अपन को पता लग गया कि ये जो लिमिट है इसका वैल्यू कितना आ रहा है, π/2 आ रहा है, ठीक है। तो देखो बड़े आराम से अपन कैसे लिमिट ऑफ सम यूज करके अपन इस लिमिट को एज ए इंटीग्रल के टर्म्स में इवेल्युएट कर रहे हैं, जिसको अपन बड़े आराम से कर पा रहे हैं। अगला वाला क्वेश्चन अगर देखें, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी सिग्मा r इक्वल टू 1 से लेकर n, हमेशा याद रखो पहले आपको इस वाले फॉर्मेट में उसको कन्वर्ट करना है। तो इस वाले फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे n 1/n चाहिए, वो गायब है, और अंदर r बाय n के फॉर्मेट में चाहिए। तो देखो ना, वो जो अंदर पावर्स दिए है वो उसी हिसाब से दिए। अगर यहाँ से मैं n का पावर 4 कॉमन निकाल लूं
तो उसमें से जो 3 n है वो तो इसको चाहिएंगे एडजस्ट होने के लिए, r बाय n के फॉर्म में आने के लिए। एक n बचेगा और अपन को बाहर एक n चाहिए ही होता है 1 बाय n। तो इसको अपन कैसे लिखेंगे, l इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी सिग्मा, फिर से r इक्वल टू 1 से लेके n, स्टैंडर्ड है r इक्वल टू 1 से लेकर के n का पावर 4 यहां से कॉमन खींच लिया तो 1 बाय n मैं यहां पे लिख रहा हूं, ये जो 3n इसको दे देते हैं, ये हो जाएगा r बाय n का होल क्यूब और डिवाइडेड बाय नीचे कितना हो जाएगा r बाय n का पावर 4 और यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा 1। समझ आई बात, मैंने n का पावर 4 कॉमन खींच लिया है तो यहाँ पे r बाय n का पावर 4 हो जाएगा। देखो यहाँ पे 4 n थे, उसमें से 3 मैंने इसको दे दिए ताकि ये r बाय n का होल क्यूब बन जाए। आप यहाँ से अगर 3n निकालोगे तो ये n का पावर 4 ही बनने वाला है और ये 1 बाय n आ गया। तो अब आपको दिख रहा है पूरा अपने रिक्वायर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया है, 1 बाय n आ चुका है। ये f ऑफ r बाय n है बरोबर। तो और लिमिट्स क्या आएंगी इंटीग्रेशन की, इसकी लोअर लिमिट 1 है, इसकी अपर लिमिट n है। तो a इक्वल टू लिखोगे तो आपके पास आएगा लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी r बाय n। r की लोअर मोस्ट वैल्यू कितनी है, r की लोअर मोस्ट वैल्यू 1 है तो लोअर लिमिट 0 हो जाएगा। अपर लिमिट कितनी आएगी, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी r बाय n। r की हायर मोस्ट वैल्यू कितनी है, r की ज्यादा से ज्यादा वैल्यू कितनी है n, तो अपर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो अपना जो अब वो l लिमिट था वो इंटीग्रेशन के टर्म्स में कन्वर्ट हो जाएगा 0 से लेकर के 1। लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 बाय n के बदले अपन dx लिख देंगे और r बाय n को किससे रिप्लेस कर देंगे बेटा, x से रिप्लेस कर देंगे। तो अपने पास क्या आएगा, ऊपर x क्यूब आएगा और नीचे x की पावर 4 प्लस 1 आ जाएगा। r बाय n को किससे रिप्लेस कर दिया है अपन ने, x से रिप्लेस कर दिया है। बस ये तो बड़े आराम से हलवा सा इंटीग्रल है, कितना आराम से इवेल्युएट होगा। अगर इसको t बोलोगे तो ये dt लिखा हुआ है, बस किसकी जरूरत है, ऊपर इसको ऐसे लिख लेता हूं 0 से लेके 1, इसको 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड कर देते हैं। तो अगर इसको t बोल दिया तो ऊपर तो dt लिखा हुआ है, x की पावर 4 का डेरिवेटिव 4x क्यूब लिखा हुआ है। तो डायरेक्टली लिखते हैं l का वैल्यू आएगा 1 बाय 4 टाइम्स ln मॉड x की पावर 4 प्लस 1 और इसके ऊपर इंटीग्रेशन की लिमिट्स लगाओगे 0 से लेकर के 1, तो 1 डालोगे तो ये देखो 1 बाय 4 ln 2 और 0 डालोगे तो ln 1 आएगा जो कि 0 हो जाएगा। तो आपके पास आएगा 1 बाय 4 टाइम्स ln 2 जो कि इसका आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूं ये एकदम बेसिक क्वेश्चन से सबको समझ में आ गया। यहाँ पे अपना मकसद यही था कि अपन पहले सीखे कि कैसे अपन को इसको इंटीग्रल के टर्म्स में कन्वर्ट करना है। तो पहले आपको अंदर इस फॉर्मेट में लाना है, ये फॉर्मेट भूलना नहीं, 1 बाय n f ऑफ r बाय n। ये खत्म होने के बाद अपन डायरेक्टली इसको इंटीग्रल के टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। लोअर लिमिट और अपर लिमिट कैसे निकालना है ये भी आपको सिखाया है, ठीक है। तो जिन जिन से नहीं हुआ है ये दोनों क्वेश्चंस नोट कर लो, आगे अपन और क्वेश्चंस करेंगे। तो चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बोर्ड पे मैंने और 2 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। मैं चाहता हूँ सारे बच्चे एक बार वीडियो पॉज करके इन क्वेश्चंस को नोट करें और खुद से ट्राई करें, बाद में अपन इनको डिस्कस करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ सारे बच्चों ने वीडियो पॉज करके इन क्वेश्चंस को ट्राई कर लिया होगा। चलो अपन इनके आंसर्स देख लेते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा अलग है, सिग्मा फॉर्म में कन्वर्ट करके नहीं दिया है, ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपन को इनको सिग्मा फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले तो अगर इसको मैं सिग्मा फॉर्म में कन्वर्ट करूँ तो ये मुझे दिख रहा है लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। ऊपर वाला जो है उसको अपन r बोल देते हैं, सिग्मा। r की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट करते हैं अपन, 1 से स्टार्ट करते हैं और कहाँ तक जा रही है, n तक। ऊपर क्या लिखा हुआ है, ऊपर क्या आपको दिख रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ r लिखा हुआ है बरोबर। और हर एक के डिनोमिनेटर में कितना है, हर एक के डिनोमिनेटर में n का पावर 3/2 है। n की पावर 3/2 को अपन ऐसे स्प्लिट कर सकते हैं, क्या मैं बोलूँ, उसको मैं लिख सकता हूँ 1 बाय n और इंटू नीचे आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ n। भाई n का पावर 3/2 जो है उसको मैं 1 प्लस हाफ लिख सकता हूँ। एक n को मैंने ऐसे अलग कर लिया और इसको मैंने रूट n लिख दिया। तो अब देखो r की वैल्यू जब आप 1 से n वेरी करोगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 फिर स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 सारे आ जाएंगे। सिग्मा लिखा है मतलब बीच में प्लस साइंस आ जाएंगे सारे। तो ये देखो ये हल्का हल्का अपना उस फॉर्मेट में कन्वर्ट होता हुआ दिख रहा है। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 बाय n इधर लिख देते हैं, सिग्मा सिग्मा r इक्वल टू 1 से लेकर के n पूरे का स्क्वायर रूट लिख लेते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ r बाय n। तो बराबर ये f ऑफ r बाय n हो गया और यहाँ पे एक n भी बाहर आ चुका है अपने लिए। तो बड़े आराम से इसको एवेल्युएट कर सकते हैं। 1 से लेकर के n है अपना r का लिमिट, तो ये इंटीग्रेशन के टर्म्स में कन्वर्ट हो जाएगा। लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 1 रहेगी। अब आपको लिमिट्स निकालना आता है। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 बाय n किसका रोल प्ले करेगा, dx का। और ये f ऑफ r बाय n है तो r बाय n को कितना डाल देंगे अपन, x डाल देंगे तो ये स्क्वायर रूट ऑफ x हो जाएगा। देखो कितना सिंपल सा इंटीग्रल में कन्वर्ट हो गया। तो x का पावर हाफ है ये, तो इसका इंटीग्रल कितना हो जाएगा, x का पावर हाफ प्लस 1 अपॉन नीचे भी आ जाएगा हाफ प्लस 1 और लिमिट्स डाल देंगे 0 to 1।
तो एल लिमिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये 2/3 बाहर आ गया, 1 डालोगे तो 1 हो जाएगा, 0 डालोगे तो 0 हो जाएगा, तो एल जो है वो लिमिट जो है उसका वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा 2/3, एकदम ईजी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/1 + n 1/2 + n एंड सो ऑन चलते जा रहा है 1/6n तक। अब वो 6n लिखा हुआ है, मतलब 6n को मैं ऐसे लिख सकता हूं, 6n लिखा हुआ है 5n + n। देखो यहां पे सब जगह पे n लिखा हुआ था तो इसलिए लास्ट में मैंने एक n अलग कर लिया। और देखो ये जो फर्स्ट नंबर है ये कहां से कहां वेरी हो रहा है, क्या क्या वैल्यूज ले रहा है, 1 के बाद 2 के बाद 3 के बाद 4 के बाद 5 एंड सो ऑन कहां तक जा रहा है, 5n तक जा रहा है। तो इसको अगर मैं सिग्मा फॉर्म में कन्वर्ट करता हूं तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी सिग्मा, r की वैल्यू कहां से स्टार्ट करते हैं अपन, 1 से स्टार्ट करते हैं और कहां तक लेके जाते हैं, अब n तक नहीं, कहां तक जाएगा वो 5n तक जाएगा, तभी तो वो उस फॉर्मेट में आएगा। और यहां पे ऊपर तो 1 है सब में, डिवाइडेड बाय नीचे कितना आ जाएगा, r + n आ जाएगा। अब आप देख पा रहे हो, जैसे आपने r को 1 डाला तो 1/1 + n आएगा पहला टर्म, r को 2 डाला तो 1/2 + n आएगा, r को 3 डाला तो 1/3 + n तीसरा टर्म आएगा, और सबके बीच में एडिशन आ जाएगा क्योंकि अपन ने सिग्मा लगाया हुआ है। तो यहां पे फिर से अपन वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, l = लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, n कॉमन निकाल लो क्योंकि अपन को एक 1/n बाहर चाहिए, इसमें से n कॉमन खींच लो तो 1/n, अंदर आएगा सिग्मा, r = 1 से लेकर के 5n, यहां पे आ जाएगा 1/n कॉमन निकाला है अपन ने तो 1 प्लस यहां पे अंदर कितना हो जाएगा बेटा, r/n हो जाएगा। बरोबर, समझ आई बात सबको। देखो पूरा उस फॉर्मेट में तैयार हो गया, 1/n आ गया और यहाँ पे r/n आ गया। लेकिन अब की बार ध्यान रखना, r = 1 से लिमिट्स क्या है, 5n तक है। तो इसको जब आप इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करोगे तो लोअर लिमिट तो 0 आएगी, उसकी तो कोई दिक्कत नहीं, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n। लेकिन अपर लिमिट कितनी आएगी, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 5n डिवाइडेड बाय n, तो अपर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन कितनी हो जाएगी बेटा, 5 हो जाएगी। और r/n को किसे रिप्लेस कर देंगे, x, और लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n किसका रोल करेगा, dx का, तो ये हो जाएगा 1/1 + x सीधे सीधे। तो 1/1 + x का इंटीग्रल कितना हो जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा ln mod 1 + x, और इंटीग्रेशन की लिमिट्स लगेंगी फ्रॉम 0 से लेकर के 5। तो अपर लिमिट डालोगे तो l का वैल्यू कितना आ जाएगा, ln 6, और लोअर लिमिट डालोगे तो वो 0 हो जाएगा। तो सीधे सीधे इस लिमिट का वैल्यू कितना आ गया बेटा, ये जो पूरा लिमिट है इसका वैल्यू कितना है, ln 6 है, नोट कर लो। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं लिमिट ऑफ सम के और क्वेश्चंस की तरफ। यहाँ पे बोर्ड पे मैंने 2 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, मैं चाहता हूँ सारे बच्चे एक बार इन क्वेश्चंस को नोट करें और खुद से ट्राई करें, बाद में अपन इनको डिस्कस करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ सारे बच्चों ने इन क्वेश्चंस को ट्राई कर लिया होगा। तो चलो अपन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं कैसे करना है इन क्वेश्चंस को। अपन को पहले इसको जनरल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अगर आप ध्यान से देखोगे तो पैटर्न क्या है, सिग्मा r की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है, कहाँ तक जा रही है, 1 से स्टार्ट हो रही है, देखो 1 2 3 4 ऐसे चलते जा रहा है, लास्ट में कहाँ तक जा रहे हैं अपन, 2n तक जा रहे हैं। देखो n+1 लिखा है, n+2 लिखा है, n+3 लिखा है, और नीचे इन्हीं नंबर्स का क्या लिखा है, नीचे इन्हीं नंबर्स का क्या लिखा है, स्क्वायर लिखा है। 4n² को मैं लिख सकता हूँ 2n का होल स्क्वायर, तो इसको क्या लिखेंगे, n + r अपॉन n² + r², इसको इस फॉर्मेट में मैं लिख सकता हूं। बरोबर, r की वैल्यू अब 1 से 2n लेके जाओगे तो यही सीरीज बनने वाली है। और आपको पता है कि अब आपको बाहर कितना चाहिए, एक n चाहिए, तो आप एक काम करो और अंदर r/n चाहिए, तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, n² नीचे से कॉमन खींचो, सिग्मा r = 1 से लेकर के 2n तक, n² में से एक n को मैं यहीं पे रखता हूं और एक n को मैं ऊपर देता हूं एडजस्ट होने के लिए, तो n डिवाइडेड बाय n करोगे तो 1 आएगा और यहाँ पे r डिवाइडेड बाय n हो जाएगा। बरोबर, और नीचे से आपने n² कॉमन लिया है तो 1 + r/n का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं अब ये प्रोसेस करना तो सबको आ गया होगा। अपन ने n² कॉमन खींच लिया, 2 n थे अपने पास, एक n को मैंने यहीं रहने दिया, एक n को मैंने न्यूमरेटर में दे दिया ताकि ये r/n में कन्वर्ट हो जाए। तो देखो ये पूरा उस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया जिस फॉर्मेट में अपन को चाहिए। ये f(r/n) है, तो अगर अपन इसको इंटीग्रल के टर्म्स में लिखे तो इंटीग्रल, लिमिट्स का ध्यान रखना 1 से लेके 2n तक जा रहा है, तो लोअर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 0 हो जाएगी, अपर लिमिट कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। r/n को x रख देंगे तो 1 + x अपॉन नीचे आ जाएगा 1 + x² dx। सिंपल। अब इसको इवेल्युएट करना तो आपको आता ही है, 2 अलग अलग इंटीग्रल में ब्रेक कर लो, 0 से 2 dx अपॉन 1 + x², 1 + x² को 1 के नीचे लिख दिया, और प्लस दूसरा इंटीग्रल 0 से लेकर के 2 x dx अपॉन 1 + x², दोनों इंटीग्रल बड़े आराम से इवेल्युएट हो जाएंगे, इधर 2 से मल्टीप्लाई कर लो,
और इधर हाफ से डिवाइड कर लो, ताकि इसको t बोलोगे तो ऊपर dt लिखा हुआ है, तो l इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो ये tan इनवर्स x बन जाएगा 1/a tan इनवर्स x बाय a का रोल 1 प्ले कर रहा है इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 से 2 प्लस हाफ टाइम्स यहाँ पे आ जाएगा ln मॉड एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये हो जाएगा 0 से लेकर के 2 में। तो लिमिट्स लगाने के बाद इस लिमिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, tan इनवर्स 2 आ जाएगा यहाँ पे, और tan इनवर्स 0 तो 0 ही रहेगा, और अगर 2 पुट करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा हाफ ln 5, और 0 पुट करोगे तो ln 1 होगा जो कि 0 हो जाएगा। तो वो जो अपना लिमिट था तो उस लिमिट का वैल्यू आ जाएगा tan इनवर्स 2 प्लस हाफ ln 5। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी तक अपन जो क्वेश्चंस कर रहे थे उसमें और इसमें फर्क क्या है, अभी तक जितने भी क्वेश्चंस करे ना उसमें आपको बीच में हमेशा प्लस साइन गिवन थी, प्लस साइन गिवन थी, मतलब आप उसको प्लस साइन गिवन है तो बड़े आराम से सिग्मा फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रहे थे। यहाँ पे एक मेजर डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे इन नंबर्स का क्या देखे रखा है बेटा, प्रोडक्ट देखे रखा है, प्रोडक्ट। अगर अपन को इसको लिमिट ऑफ सम के टर्म्स में इवेल्युएट करना है, यहाँ पे पावर 1/n है, ठीक है, तो मुझे प्रोडक्ट नहीं चाहिए, मुझे तो उसको सिग्मा फॉर्मेट में लिखना है, मुझे तो बीच में प्लस साइन चाहिए। तो सोचो ऐसा कौन सा फंक्शन है अपने पास या अपनी झोली में, ऐसा कौन सा फंक्शन है जो अपन को प्रोडक्ट को एडिशन में कन्वर्ट करके देगा। अगर ये चीज आप सोच पा रहे हो तो आपको इसका प्रोसेस समझ में आ जाएगा। अपने पास लॉगरिथम फंक्शन जो है, अगर आप लॉग के अंदर a इंटू बी लिखा हुआ है तो आप उसको क्या लिख सकते हो, लॉग a प्लस लॉग बी लिख सकते हो। लॉग के अंदर अगर दो नंबर का प्रोडक्ट लिखा है तो आप उसको अलग अलग कर सकते हो लॉग a प्लस लॉग बी के टर्म्स में। तो ये अपने लिए मोटिवेशन होगा इसको सिग्मा में कन्वर्ट करने का, इसको कन्वर्ट करके सॉल्व करने का। तो मैं एक काम करता हूं, मैं दोनों साइड लॉग ले लेता हूं, तो मैंने ln l लिख दिया इधर, इसको वैल्यू मैंने l बोल दिया है। तो इधर लॉग लोगे तो क्या आएगा, देखो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी तो रहेगा ही रहेगा। अगर आप लॉग लोगे तो ये चीज पावर में लिखी हुई है, ये पूरा इसका पूरा लॉग आएगा और ये चीज पावर में लिखी हुई है, तो क्या मैं बोलूं ये 1/n इधर आगे आ जाएगा, क्योंकि लॉग में अगर जो नंबर है उसके पावर में कुछ लिखा होता है तो लॉग की प्रॉपर्टी से वो आगे उतर जाता है। तो यार ये तो देखो कितना फेवरेबल हो गया अपने लिए, ये जो 1/n है ये आगे आ गया तो ये 1/n भी सेट हो गया। और लॉग के अंदर अपने पास क्या आ जाएगा, ln ऑफ, अंदर आ जाएगा 1 प्लस 1/n स्क्वायर इंटू ये हो जाएगा 1 प्लस 2 स्क्वायर बाय n स्क्वायर इंटू ये चलते जाएगा 1 प्लस n स्क्वायर बाय n स्क्वायर तक, बरोबर। ठीक है, ये चीज सबको समझ में आई अच्छे से, ये पूरा लॉग के अंदर आ जाएगा। अब अपन को पता है लॉग की प्रॉपर्टी है, लॉग की प्रॉपर्टी है कि वो जो चीज है उसको मैं स्प्लिट करके एडिशन में लिख सकता हूं, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n तो रहेगा ही। लॉग की प्रॉपर्टी से मैं इसको क्या लिख सकता हूं बेटा, ln ऑफ 1 प्लस 1/n स्क्वायर, फिर प्लस ln ऑफ 1 प्लस 2 स्क्वायर बाय n स्क्वायर, ऐसे सबका प्रोडक्ट लिखा था तो ऐसे चलते जाएगा, लास्ट में आएगा ln ऑफ 1 प्लस n स्क्वायर बाय n स्क्वायर, बरोबर। समझ आई बात। तो अब देखो ये एडिशन में कन्वर्ट हो गया, अपना मेन मकसद यही था कि प्रोडक्ट से उसको एडिशन में लाना है। तो अब इसको सिग्मा फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये अपन को ln l की वैल्यू मिलने वाली है, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, यहाँ पे 1/n लिखा हुआ है, इसको अब अपन लिखेंगे सिग्मा। r की वैल्यू कहां से स्टार्ट हो रही है, देखो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू n स्क्वायर, तो r की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही है n तक जा रही है। ln ऑफ अंदर क्या आ रहा है 1 प्लस आर स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, यार ये तो पूरा डायरेक्टली उसी फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया। तो अब ये सिग्मा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n सिग्मा r इक्वल टू 1 से लेके n ln ऑफ 1 प्लस आर स्क्वायर बाय एन स्क्वायर के फॉर्मेट में आ गया। ये तो पूरा बेटा उसी फॉर्मेट में बन गया जिस फॉर्मेट में अपन को चाहिए था। यहाँ पे 1/n भी आ चुका है और ये f ऑफ r बाय n भी है, तो इसको इंटीग्रल के टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से लेके 1, r इक्वल टू 1 से लेके n है, अंदर क्या आ जाएगा बेटा ln ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, बरोबर। r बाय n को अपन x रख देंगे, तो उस इंटीग्रल को इवेल्युएट करने के लिए वहां पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा। तो आपके पास क्या आएगा, ln l इक्वल टू ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर को फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू आपके पास आएगा इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, 1 जो है वो सेकंड फंक्शन है तो उसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। इसके ऊपर लिमिट लगेंगी 0 से 1 माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करोगे तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और 1 का इंटीग्रल x dx, ये 0 से लेके 1 में आएगा, बरोबर। अब इसको कैसे इवेल्युएट करोगे, इसको इवेल्युएट करना आपको आता है, ln l इक्वल टू यहाँ पे लिमिट लगाओगे तो ये 1 डालने पे ln 2 बनेगा, तो ये तो ln 2 आ गया, 0 डालने पे पूरा 0 होगा। यहाँ पे 2 को मैं बाहर ले लेता हूं, 2 को मैं बाहर ले लेता हूं, x इंटू एक्स कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, तो उसको यहीं लिखता हूं एक्स स्क्वायर। अपन को पता है इसको कैसे इवेल्युएट करेंगे, +1 कर दो -1 कर दो, तो आपके पास क्या आएगा, -2 टाइम्स
एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास dx का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा x और माइनस dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा सीधे सीधे 1 बाय ए tan इनवर्स x बाय ए, और इसके ऊपर लिमिट लगेंगी 0 से लेकर के 1। तो अब इसको इवेल्युएट करोगे तो कितना आएगा, 1 डालोगे तो 1 माइनस tan इनवर्स 1 पाई बाय 4 हो गया, और 0 डालने से तो 0 हो जाएगा, तो ln 2 माइनस 2 टाइम्स 1 माइनस पाई बाय 4 हो जाएगा ये वाला नंबर। तो अब ये किसका वैल्यू है बेटा, ये ln l का वैल्यू है, तो इसको एक बार मैं मिटा के यहां पे लिखता हूं। तो बेटा ये अपने पास किसका वैल्यू आ गया, ln l का वैल्यू आ गया। तो अब इसके आगे क्या करेंगे, एक बार यहां पे देखते हैं, इसको मैं मिटा रहा हूं, ये सबने लिख लिया होगा। तो ये अगर ln l का वैल्यू है अपने पास, तो ln l का वैल्यू कितना आ जाएगा, ln l का वैल्यू आ जाएगा इक्वल टू ln 2 माइनस 2, ln 2 माइनस 2, और वहां पे कितना आ जाएगा बेटा, प्लस का पाई बाय 2। तो ये ln l का वैल्यू है, तो l का वैल्यू कितना आएगा, एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर दो, e का पावर ln 2 माइनस 2 प्लस पाई बाय 2। तो अगर आप इंडाइसिस के रूल लगाओगे तो ऊपर आ जाएगा e का पावर ln 2, नीचे आ जाएगा आपके पास e का स्क्वायर, और इंटू एक आ जाएगा e का पावर पाई बाय 2। तो e का पावर ln 2 करोगे तो e का पावर ln 2, तो ये वाला नंबर कितना हो जाएगा, सीधे सीधे 2 हो जाएगा। तो आपका फाइनल जो वो लिमिट है उसका वैल्यू आ जाएगा 2 बाई ई स्क्वायर टाइम्स e का पावर पाई बाय 2। तो यहाँ पे अपन ने बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखा लिमिट ऑफ सम के लिए। अगर अपने पास नंबर्स का प्रोडक्ट है तो उसको कन्वर्ट करने के लिए सिग्मा फॉर्म में अपन क्या यूज करेंगे, अपन दोनों साइड लॉग लेंगे, एक बार वो सिग्मा फॉर्म में इवेल्युएट हो गया, फिर अपन लिमिट ऑफ सम से उसको सॉल्व कर लेंगे, और उसको सॉल्व करके अपने पास फाइनल लिमिट का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, नोट कर लो सब लोग इसको। तो बच्चों इसी के साथ अपन लेक्चर 12 खत्म करते हैं। अपन ने लिमिट ऑफ सम के क्वेश्चंस करे और देखा कि कैसे अपन को डील करना है, अगर प्रोडक्ट में भी दिया हो तो उसको सिग्मा फॉर्म में कैसे लाना है। लास्ट क्वेश्चन जो था उसमें इंपॉर्टेंट था, तो उसको एक बार फिर से देख लेना। आज की क्लास का आपका होमवर्क रहेगा एक्सरसाइज 1 के पार्ट 1 के सेक्शन ई में ये लिमिट ऑफ सम के क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर E1 एंड E2। पार्ट 2 के सेक्शन ई में क्वेश्चन नंबर E1 से E4। पार्ट 3 जो मैट्रिक्स मैच है उसमें आपको मैट्रिक्स मैच का कॉलम नंबर 1 करना है केवल, और एक्सरसाइज 2 के पार्ट 3 में क्वेश्चन नंबर 4 और बाद में क्वेश्चन नंबर 17 से लेके 20। तो इन क्वेश्चंस को करके आना, बाद में नेक्स्ट लेक्चर में अपन इनको डिस्कस करेंगे और आगे पढ़ेंगे। ठीक है।